बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 3 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 दिन कबल एक खबर दी थी कि इस निज़ाम को लपेटने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। आज उसकी शहादतें पाकिस्तान भर से मौसूल होना शुरू हो गई हैं। हम आपसे डिस्कस करते हैं। सदर जरदारी पूरी दुनिया की बहसीयत सदर जिल्लत अमेज लानते वसूल करने के बाद पाकिस्तान में लैंड कर गया है। समात कीजिए, जिस जर्नल के बाजू जरदारी और नवाज शरीफ जैसे हों उसका डूबना मुमकिन ही है, नामुमकिनात में से नहीं है। जब पूरी दुनिया छोड़ रही है तो आज मौलाना ताहिर अशरफी ने ललकारा है, जी हम जर्नल के साथ हैं। जर्नल साहब, सारी दुनिया में सबसे पहले जो आप पर पत्थर फेंकने वालों में होगा यही मौलाना ताहिर अशरफी होगा। इसके अलावा पीटीआई पंजाब में मुतहर्रिक हुई है, एक अजूबा हुआ है, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर का टाइटैनिक। दुनिया में किसी ने भी अरूज हासिल किया है तो अल्लाह का कानून है, उसे ज़वाल आता है। कोई सोच सकता था आज से 6 माह पहले कि पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर को छोड़िए, उसके जो खानदान की औरतें हैं उन पर संगीन इल्जामात ये लगा दिए जाएं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। अबसार आलम ने कितनी खौफनाक स्टेटमेंट दी है। हमारे लिए ये स्टेटमेंट इतनी मायने नहीं रखती जितना मानी ये रखता है कि अभी तक कोई वीगो डाला नहीं पहुंचा। ये रातों रात पाकिस्तान की सहाफत आज़ाद हो गई है, ये मौसूफ इतना तगड़ा हो गया है, ये किसने इसको शह दी है? ये जो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी करप्ट है, ये बात तो सन 2013 में जनाब इमरान खान ने सबसे पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि इस शख्स ने 35 लाख रुपया प्ली बार्गेन करते हुए नैब को वापस किए हैं। इसी मोहसिन नकवी ने कितना 35 लाख रुपया, मतलब इसने करप्शन की थी और वो पैसा वापस किया। तो अब इस कमाश के लोग ये जो स्टेटमेंट इमरान खान की थी अब आसिफ जरदारी के सामने रखी कि मोहसिन नकवी उसका बेटा है। अब बाप पे करप्शन के क्या इल्जाम हैं और बेटे पे क्या प्रूव है? इल्जाम नहीं है, ये प्रूव है। इसके बावजूद उन्होंने उसको पाकिस्तान का खजाना दे दिया, पाकिस्तान के इख्तियारात सारे दे दिए। लेकिन ये जो रातों रात हुआ है, अब अबसार आलम की स्टेटमेंट को आपने एक साइड पे रखना है। आज सोहेल वड़ायत ने जी कॉलम लिखा है, खुदा के लिए मार्शल लॉ ना लगाओ, ये बुर्का मत उतारो। ये मार्शल लॉ कहां से आ गया? जमहूरियत का बुर्का कहां से आ गया? ये दोनों जो सहाफी हैं ये नून लीग के पेरोल पे हैं, इनको कहते हैं हम पेड जर्नलिस्ट। जैसे ही शरीफ खानदान और जरदारी खानदान पर अटैक होने वाला है, 5 जो वुज़रा हैं आसिफ जरदारी के करीब तरीन, सलीम मांडीवाला, शर्जील इनाम मेमन, एक कुमार साहब हैं, उनका नाम हिंदू है, हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और 2 करीब तरीन फ्रंट मैन हैं सदर जरदारी के। उनको जब गिरफ्तार करने की बात आई और फिर कल लाहौर एयरपोर्ट से एक बैंक के ओनर को सफ़र करने से जब रोका गया तो खबर ये आ गई कि शरीफ खानदान भी इन ट्रबल, जरदारी खानदान भी इन ट्रबल। जब इन दोनों खानदानों पर हाथ डालने की तैयारी आई तो उन्होंने अपने जो पेड जर्नलिस्ट हैं उनको कहा, चलो बेटा इनके पीछे पड़ जाओ। अब सबको जमहूरियत भी याद आ गई है, फवायद भी याद आ गए हैं, और जनरल आसिम मुनीर और इसके खानदान की जो है मनी लॉन्ड्रिंग वो भी याद आ गई है। और एक सहाफी ने तो ये कहा कि मोहसिन नकवी जब सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा था तो इनका एक दुबई में एक को बंगला नुमा है, उसको इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया अपने जो फॉर्म है, लिहाजा ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसको नाअहल भी करार दिया जा सकता है। अब ये तमाम जो इल्जामात विद प्रूव आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? ये 1947 से लेकर 2026 तक का पाकिस्तान का ये सिस्टम है। ये तमाम के तमाम करप्ट लोग एक दूसरे को उनके बेडरूम्स तक जानते हैं। बेडरूम से मुराद उनकी फैमिलियों तक जानते हैं कि कौन कितने पानी में है।
जब भी किसी करप्ट को हाथ डाला जाता है तो वो कहता है मैं अगर नंगा हुआ तो आपको भी नंगा कर दूंगा। इसी जगह पर रुकिए, आपको इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसकी जो सजा है वो समझ आ जाएगी। इमरान खान 1000 दिन से अंदर है ना जी। कोई ऐसा स्कैंडल, माली स्कैंडल जो अब ये एक दूसरे पे लगा रहे हैं, इमरान खान पे लगाया? उस पे क्या लगाया? इद्दत का केस लगाया, कोई घड़ी का लगा दिया, लेकिन कोई भी बड़ा मनी स्कैंडल, इस किस्म का घटिया मनी लॉन्ड्रिंग का, वो जनाब इमरान खान पे नहीं लगाया। तो ये जो एक चीज है, इमरान खान एक ऐसा सियासतदान इनके क्लब में आके शामिल हो गया जिसका कोई जो कमजोर पहलू इनके हाथ में नहीं था। तो जनाब इसने डूबना है। ये सुबह गया या शाम को गया। एक खबर सुनिए, दुनिया की जो कंपनी पाकिस्तान में आती है ना जी, ये अपने मुल्कों से मुकम्मल मशवरे के तहत आती हैं। गवादर में एक चीनी कंपनी है, ये निजाम गिरने वाला है, सबसे बड़ी स्टोरी है। उस चीनी कंपनी ने एक खत लिखा है और खत उन्होंने पब्लिश कर दिया है सोशल मीडिया पर। इस खत के मुताबिक उन्होंने अपने मुलाजमीन को कहा है कि ये आप तनख्वाहें लें एडवांस में, हम पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर जा रहे हैं। क्यों? हमारी इतला के मुताबिक, जी हां, यहां पर जो इस्तेकाम है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, अनसर्टेनिटी। तो इस बुनियाद पर जब आपके मेहमान आपके घर से ये कहकर चले जाएं कि आपके घर का कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो अब आप बच्चे हैं तो फिर आप नाश्ता और रोटी खाइए, सियासत में तो टांग ना अड़ाइए ना। यही बात है जो हम बार बार कह रहे हैं कि इस निजाम का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। 18 लाख से लेकर 20 लाख तक के जो परमानेंट हमारे मुलाजमीन थे दुबई से, यूएई, शारजा से, वो तमाम के तमाम लोग इस नून लीग की घटिया सिफारतकारी की वजह से वो अपने घरों को लौट के आ रहे हैं। पैसे आना बंद, कर्जे बंद, और इन 4 जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने शदीद तरीन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया पाकिस्तान से। ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, कोई बात है करने वाली? कुछ भी नहीं है जब इंसाफ ना हो। भला आप सोचिए, जनरल आसिम मुनीर का चॉइस देखिए यार। आसिफ जरदारी ये जाता है 7 दिनों के टूर पे चाइना, ना जाते हुए पता लगता है ना आते हुए पता लगता है। जब ये वापस आता है 7 दिनों में, तो यहां पर हम सर्च करते हैं, चाइना की जो हुकूमत है उसकी 5 लेयर्स में लीडरशिप है, A, B, C, D और E। इसके मुताबिक टॉप वाले तो है वो जो है ना जी, सदर आ जाते हैं, वो वजीर आजम, नैब, दूसरे पे दिफा के आ जाते हैं, तीसरे पे तिजारत के आ जाते हैं, चौथे पे कंपनीज आ जाती हैं, और 5वें पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। ये जो आसिफ जरदारी है, इन 5 में से किसी एक कैटेगरी के शख्स ने भी पाकिस्तान के सदर से मुलाकात करनी गवारा ना की, और 80 रुकनी वफद पाकिस्तान के करोड़ों अरबों रुपए लुटाकर वापस आ गया। अगर किसी और मुल्क में होता तो आगे से पहले जूता तैयार पड़ा होता कि बता कितने पैसे लगा के गया और क्यों खर्च करके आया। ये है इस मुल्क के सियासतदान और जनरल के बाजुओं की हालत। यहीं आप दूसरे पे चले जाएं, नवाज शरीफ को, वो कहीं भी जाए पाकिस्तान में, वो तो चाइना गया ना, किसी ने नहीं बुलाया, ये पाकिस्तान की किसी गली कूचे में जा सकता है बगैर वीगो डालों के? आप खुद समझदार आदमी हैं। लाहौर से लेकर किसी भी पंजाब के इलाके में चले जाएं, नवाज शरीफ गली में खड़े होकर क्या पान, कुल्फी या सुबह का नाश्ता कर सकता है? अगर वहां पर इसकी वो शामत बने कि सारी उम्र याद करे तो हमारा नाम तब्दील कर देना। तो ये हैं इस मुल्क के हालात, ये डूब रहा है। आज इस डूबते में बड़ी मदद आई है जी उसकी, मौलाना ताहिर अशरफी की। दुनिया के किसी भी फौज का सिपा सलार हाफिज कुरान नहीं है, हमारा जनरल हाफिज कुरान है। अच्छा जी, पूरी दुनिया चली गई तो हम भी आपके साथ रहेंगे और लब्बैक करते हुए पहले सफ में खड़े हो जाएंगे।
اب یہ پوچھئے، یہ جو مولانا اشرفی ہے، طاہر اشرفی، جنرل عاصم پہ برا ٹائم آئے، بلیو می سب سے پہلے جنرل کو پتھر مارنے والوں میں یہی مولوی ہوگا، اگر نہ ہو تو ہمارا نام تبدیل کر۔ ارے یار، جو پچھلی 4 حکومتوں کا نہیں بن سکا وہ 5ویں کا کیسے بن سکتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کبھی ایک سوراخ سے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، تو یہ کیسے حکمران ہیں جو ایک مولوی سے 5ویں دفعہ ڈسے جا رہے ہیں؟ تو یہ اس ملک کے حالات واقعات ہیں۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ کیا حالات ہو رہے ہیں۔ اور لاہور ایئرپورٹ سے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ایک بینک کے اونر کو بیرون ملک سفر کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ بہت ہی حالات خراب ہیں۔ پاکستان میں انتہا کا پیسہ لوٹ کے باہر لیا جا رہا ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں جا رہا جب یہ لوگ وقفہ کر رہے ہیں۔ جتنا مال سمیٹ سکتے ہیں سمیٹنے کی مکمل تیاری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ انہوں نے آگے جانا ہے اور پیچھے بھی آنا ہے۔ اب ایک پاکستان کا فوجی جنرل ہے جی، جنرل رضوان اختر، اس کی بیٹے کی دبئی میں منگنی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اب آپ خود سوچئے کہ ان حالات میں بھی اگر ان لوگوں کی بچوں کی منگنیاں ہو رہی ہیں اور وہ بھی دبئی میں، تو ان لوگوں نے کیا کیا خانچے پاکستان میں پھیرے ہوں گے۔ ارے ایک جنرل فیض حمید کو پکڑا ہے نا، یہ بھی ISI کا ریٹائرڈ جنرل ہے۔ یہ کیا، کل ہم نے جم خانہ لاہور کا آپ کے سامنے کہا کہ غریب آدمی ساری عمر اس کے گیٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو یہ جو ہے اتنے بڑے بڑے علاقوں میں جا کر، بڑے بڑے ملکوں میں جا کر، جنگ کے دنوں میں جا کر، جہاں پہ دنیا کو اپنی پڑی ہوئی ہے، پروازیں منسوخ، بازار بند، مال بند، چیخو پکار ہے وہاں پر، اور ان حالات میں بھی ان لوگوں کو اپنی منگنیاں کر کے اس کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے عام جنتا میں اور ان لوگوں میں۔ لیکن ہم نے سیدھا نہیں ہونا، بالکل نہیں ہونا، آگے ان لوگوں کی مرضی ہے۔ آگے جی، یہ جو لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ ذرا خبر سننے والی ہے، بڑی زبردست، آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا۔ پنجاب کی لیڈرشپ نے جی انگڑائی لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم پنجاب میں اپنی ایکٹیویٹیز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ گرین سگنل مل رہی ہیں چاروں طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں بھی ہیں، کہ اس کمزور ہوتی حکومت، ڈولتی معیشت، تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور تمام کا تمام جو انفراسٹرکچر ہے اس کو جو ہلنے کی باری آ گئی ہے، تو آپ بھی کھڑے ہوئیے، کوئی کچھ نہیں کہتا آپ کو۔ تو ان حالات میں محمود خان اچکزئی کا کل کی پریس کانفرنس، KP میں 6 تاریخ کو اور 8 تاریخ کو لانگ مارچ اور بڑے بڑے جلوسوں کی تیاری، KP کو بند کرنے کی اطلاعات، اور جو پیپلز پارٹی تو چھوڑیے، یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا انگڑائی لینا۔ ہم آپ کو ایک ایڈیشنل خبر دیتے چلیں، کل جو پیپلز پارٹی گجرانوالہ ہے، انہوں نے جی گجرانوالہ میں ایک ریلی نکالی ہے بڑے عرصے کے بعد، اور اس میں انہوں نے مدعا اٹھایا ہے یہ جو پیٹرول پرائسز ہیں یہ حکومت کی طرف سے ناجائز ہے۔ یہ یکا یک کیا ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کھڑا ہونا شروع ہو گئی، حالانکہ وہ اس جرم میں برابر کی شریک ہے، لیکن عقل والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں کہ کون سی بات راتوں رات ہو گئی کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے جھنڈے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور تحریک انصاف بھی جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کے پاس آخری چانس ہے ان لوگوں کے لیے جو سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر بھی اگر وہ نکل کر جرأت دکھا کر مریم نواز اور پنجاب حکومت کو نہیں للکار سکتے، تو پھر پنجاب کے کسی بھی لیڈر کو، کسی بھی عہدیدار کو ساری زندگی کے لیے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر جو سیاست کرنے کا رائٹ نہیں ہے۔ اس کمزور اور ڈولتی حکومت میں اگر اب بھی آپ گھر میں پڑے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیدہ دانستہ نون لیگ
की जो हुकूमत है उसको बचा रहे हैं। लोग कहते हैं, आप अरसा दराज से कह रहे हैं कि ये हुकूमत जाने वाली है, जाती क्यों नहीं है? यार निज़ाम हुकूमत है ना, जिन्होंने भी इनको फारिग करना है, इनकी जगह पे किसको लाना है? खाली तो कुर्सी नहीं छोड़नी ना। लाजमी बात है, इनका मुतबादिल अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। दिल पे हाथ रखिए, जब भी ये हुकूमत गिरने वाली होती है तो पीटीआई अपने जो मुद्दे हैं वो सामने लेके आ जाती है। इनकी आपस की लड़ाई, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अब जब इन हालात में जब पूरी दुनिया कह रही है, पंजाब के कोई साबका ओहदेदार हैं, इसमें पिपला से ताल्लुक़ रखने वाला सिप्तैन खान भी है, ये स्पीकर पंजाब असम्बली रहा है। इमरान खान बहर था, ये स्पीकर था, ये गिरफ्तार नहीं हो सकता था। ये शख्स कभी इमरान खान से मिलने नहीं आया। जब इसके घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इलेक्शन से पहले, इसको फोन आता है लोगों के सामने, उसी फोन के जरिए पीटीआई के झंडे को ये अपनी मेज से उठाकर नीचे फेंक देता है और फिर इमरान खान के कट्टर तरीन मुखालफिन से ये इंतखाबी इत्तेहाद कर लेता है। ये कल की बात है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेड जो रिकॉर्ड है वो मौजूद हैं। 1000 दिन हो गया इमरान खान को जेल में गए हुए। ये शख्स कभी इमरान खान की बहनों के साथ, इमरान खान के वर्करों के साथ, जो शहीद हुए, जो जख्मी हुए, जो गिरफ्तार हुए, इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। और आज ये और इसके खानदान वाले हम अहमद खान नियाजी के साथ हैं। अरे आप किसी के साथ भी नहीं है। क्या तहरीक इंसाफ इतनी जो है उसकी यादाश्त कमज़ोर हो गई है कि वो आप लोगों के कल की जो ज़्यादती हैं उनको बर्दाश्त न कर सके? बिल्कुल नहीं है। ये वर्करों के मैसेज हमारे पास मुतवातर आ रहे हैं कि इस पे बोलिए ये क्या कर रही हैं। हमने कहा अगर पीटीआई सियासी जमात है और गैरतमंद जमात है तो कभी भी उन लोगों को नहीं भूलेगी जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, जिन्होंने एक हमला नहीं किया, 100 हमला किया। इमरान खान के इन्होंने पेट भी फाड़ा है, उसकी गर्दन तक हमला किया है। इन्हीं लोगों की कारस्तानियों की वजह से तो इमरान खान आज जेल में पड़ा है। तो अब जबकि हालात डामाडोल हो रहे हैं, एक कश्ती डूब रही है, जनरल आसिम मुनीर कमजोर हो रहा है, तो ये लोग फिर बरसात के उन मेंढकों की तरह निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये जो तहरीक इंसाफ है उसका भी इम्तिहान है कि वो इन लोगों को कैसे घुसने देती है या इनका रास्ता रोकती है। रोकना ही पड़ेगा, वगरना आप में और नून लीग में क्या फर्क रह जाएगा। तो ये वो हालात हैं। आखिर में जी, चाइना वालों ने पाकिस्तान में गधे के गोश्त की एक फैक्ट्री लगाई थी, जिसमें गधों को क्या कहें, ज़बा हम कह सकते हैं, मेरे ख्याल में तो नहीं कह सकते, वो गधे जो है मार कर उसका जो गोश्त है वो चाइना भेजा जाता है। तो उसकी डिलीवरी में थोड़े से कमी आ गई है। लगता है पाकिस्तान में वैसे गधों की कमी तो नहीं है, सियासी गधे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने धमकी दी है कि हम अपनी ये फैक्ट्री जो है ये पाकिस्तान में बंद कर देंगे। तो पाकिस्तान की हुकूमत को अगर ये खबर पहुंच जाए तो अगर गधे का गोश्त भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर किसी और चीज़ का बंदोबस्त करें। तो हम अज़राए मजाक ही कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में कुछ भी सलामत नहीं है। हर चीज़ अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। और ये इख्तिताम क्यों है? ये इसलिए है कि हम वो बदनसीब मुल्क हैं जो अपना आधा बाजू ख़त्म करके, जुदा करके भी उस पर बहस करने को तैयार नहीं कि क्यों मशरकी पाकिस्तान टूटा। हम हर 4 साल बाद, 3 साल बाद एक नया तजर्बा करते हैं। एक नया आर्मी चीफ हमारा मसीहा बन के हमारे इदारों को बर्बाद कर देता है। तो ये बर्बादी दरअसल शख्सियात की नहीं है, ये पाकिस्तान की है। तो ऐसा पाकिस्तान जिसमें आपके और हमारे बच्चे मुकीम हैं, खुदा के लिए रब के हजूर सजदों में गिर जाइए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, ऐ मेरा परवरदिगार हमें इन जालिम हुक्मरानों से निजात दिला। हमें कोई ऐसा हुक्मरान दे जो नेक हो, साले हो, ईमानदार हो, जो कौमी ख़जाने को अपने घर की जो ख़जाना है, अपने घर का जो पैसा है उससे भी ज़्यादा मुकद्दम रखे, और जिससे ये एहसास हो कि मैंने मरना भी है,
میں نے اٹھنا بھی ہے اور میں نے اپنے رب کو اپنے جو اعمال ہیں اس کا جواب بھی دینا ہے. ایک جنت بھی ہے، ایک دوزخ بھی ہے، اور قبر کا عذاب بھی ہے، اور جس میں کیڑے بھی پڑنے ہیں اور جس میں بچھو بھی ہوں گے. جس حکمران کو یہ پتہ ہو، اے اللہ ہمیں وہ حکمران عطا فر، ہمیں وہ نہ دے جو بندوں کو تو راضی کرے لیکن تیری مخلوق کا خون چوس جائے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ہر اس غیبی مصیبت سے بچائے جس کی دعا میرے نبی نے کی تھی کہ ہمیشہ غیب کی مصیبتوں سے بچنے کی دعا کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی رکھے، آپ پر خوشیاں ہوں، آپ کے گھر والوں پر. تھینک یو ویری مچ.